हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज हम हैं सरकार भाग 3 में राज्य की जो विधानसभा है उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि राज्य विधानमंडल है, उसका सबसे महत्वपूर्ण जो सदन है वो विधानसभा है। देश के 22 राज्यों में विधानमंडल एक सदनात्मक है, तो विधानमंडल के एक सदन के रूप में जो प्रभावशाली सदन है विधानसभा, जिसका गठन हमने कल किया था, आज उसकी शक्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो राज्य विधानसभा है वो राज्य की जो व्यवस्थापिका है, यानी जो विधानमंडल है उसका जो सदन है। संविधान के द्वारा राज्य विधानमंडल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य विधानमंडल की शक्तियों का अध्ययन है वो निम्नलिखित यानी शीर्षकों के अंतर्गत हम करेंगे, जिसमें सबसे पहली है उसकी कौन सी शक्ति? विधायी शक्ति। राज्य विधानसभा की शक्ति नंबर 1 हो गई विधायी शक्ति। देखेंगे यह शक्ति आपने संसद की शक्तियों में भी देखी थी। संसद की शक्तियों की भांति ये जो विधायी शक्ति है उसमें विधानसभा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का क्या करना? निर्माण। एक बात दिमाग में आ जानी चाहिए, विधायी शक्ति में कानूनों का निर्माण होता है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, उसकी विधायी शक्ति क्या है? कानूनों का निर्माण करना। अब देखो, राज्य की विधानसभा है वो किस सूची के विषयों पर कानून बनाती है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने का कार्य किसका है? विधानसभा का। समझना है, विधानसभा राज्य में होती है। अब राजस्थान की विधानसभा जयपुर में है, तो हमें यहाँ पर समझना होगा कि विधानसभा है उसकी विधायी शक्ति के अंतर्गत वह कानून का निर्माण करती है। वह किस सूची पर कानून का निर्माण करती है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। अब राज्य सूची के साथ साथ वो किस सूची पर भी कानून बना सकती है? समवर्ती सूची पर। अब समवर्ती जो सूची है उस पर कानून निर्माण की शक्ति संसद को और राज्य विधानमंडल दोनों को है, परंतु इसमें यह भी प्रावधान है कि जब समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी संसद और विधानमंडल में किसी भी प्रकार का कोई विरोध उत्पन्न हो जाए तो संसद द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है, परंतु विरोध की स्थिति कम ही उत्पन्न होती है। अब जो विधानसभा है उसकी विधायी शक्ति में हम एक और बात का अध्ययन करेंगे। साधारण विधेयक है जो राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, परंतु इसके संबंध में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को। अब देखेंगे, एक विधेयक होता है जिसको कौन सा विधेयक बोलते हैं? साधारण विधेयक। ये बात बार बार बताई जा रही है, मैं पहले एक एक बात को स्पष्ट कर रहा हूं। विधेयक कानून बनने का कच्चा प्रारूप होता है। जब इस कच्चे प्रारूप को विधानमंडल में रखा जाता है और विधानसभा इसे क्या कर देती है? पारित कर देती है, और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो कोई विधेयक क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। तो साधारण विधेयक है वह विधानमंडल के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विधानमंडल के किसी भी सदन का मतलब विधानसभा हो चाहे विधान परिषद, परंतु इसके बारे में अंतिम शक्ति किसको प्राप्त है? विधानसभा को। यह आपको लिखना होगा, अंतिम शक्ति किसे प्राप्त है? विधानसभा को प्राप्त है। तो यह थी जो विधानसभा है उसकी विधायी शक्ति। अब अगली शक्ति है वित्तीय शक्ति। नंबर 2 कैसी शक्ति है? वित्तीय शक्ति। अब वित्तीय शक्ति को हम देखेंगे, बड़ा आसान सा बिंदु है। राज्य के वित्त पर वित्त यानी धन, राज्य के वित्त पर विधानसभा का अधिकार होता है।
का ही अधिकार होता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि राज्य विधानसभा को जो भी वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं उनमें वह प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में आय और व्यय का क्या बनाती है, पूर्व अनुमान लगाकर जो विवरण तैयार करती है उसे क्या बोलते हैं, बजट। तो विधानमंडल मुख्यतः विधानसभा को राज्य के धन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा जिसे क्या बोलते हैं, बजट, विधानसभा से स्वीकृत होने पर ही सरकार द्वारा क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। शासन के द्वारा आय व्यय से संबंधित कोई भी कार्य किया जाता है विधानमंडल से विनियोग विधेयक पास होने पर ही सरकार सिंचित निधि से व्यय हेतु धन निकाल सकती है। अब एक राज्य की रिजर्व जो फाइनेंस होता है यानी सिंचित निधि होती है, तो राज्य की विधानसभा है वो विनियोग विधेयक जो धन विधेयक से संबंधित होता है वो अगर पारित करती है तो इस सिंचित निधि से क्या निकाला जा सकता है, धन निकाला जा सकता है। तो आपको यहाँ पर दो बिंदु लिखने हैं, राज्य के वित्त पर विधानसभा का नियंत्रण या अधिकार होता है। दूसरी बात आपको यहाँ पर यह लिखनी होगी कि प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही विधानसभा किसको तैयार करती है, बजट, बजट निर्माण करने का कार्य करती है, बजट निर्माण करने का कार्य करती है। तो आपको ये पूरा मैटर लिखना है कि वित्तीय वर्ष के आरंभ में ही जो विधानसभा है और आय और व्यय का पूर्व अनुमान लगाकर है जो विवरण तैयार करती है उसे बजट कहते हैं। वो बजट है वो विधानसभा द्वारा ही तैयार किया जाता है और विधानसभा द्वारा ही क्या होता है, पारित होता है। स्वीकृत होने पर शासन के द्वारा उसे लागू किया जाता है सरकार के द्वारा। अब है महत्वपूर्ण शक्ति प्रशासनिक शक्ति। अब प्रशासनिक शक्ति को एक अन्य नाम से भी जानते हैं अपने, कार्यपालिका शक्ति। ये थोड़ी जटिल है परंतु ये संसद वाली और ये 10 सेम है। कार्यपालिका शक्ति ओब्लिक कैसी शक्ति, प्रशासनिक शक्ति। इसे हम प्रशासनिक शक्ति भी कहते हैं। जैसा कि हमारे राज्यों में भी संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संस्थात्मक शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है वो सिद्धांत के रूप में विधानमंडल के प्रति और व्यवहार के रूप में वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जैसा कि आपको पहले बताया गया कि संविधान द्वारा राज्य में संस्थात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, इसलिए राज्य का जो मंत्रिमंडल है वो अपनी नीति और कार्यों के लिए विधानमंडल और विशेषतः यानी वास्तव में विधानसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी। तो यहाँ पर है आप लिखेंगे संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण राज्य का मंत्रिमंडल विधानमंडल राज्य का मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए विधानमंडल विशेषतः विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी यानी जिम्मेवार। उत्तरदायी का मतलब क्या है, जिम्मेवार है। ये बात आपको समझनी होगी कि राज्य का जो मंत्रिमंडल है, देखो मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि मंत्रिपरिषद एक वृत्त इकाई है जिसमें तीनों स्तर के मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट स्तर के सबसे बड़े मंत्री आते हैं। तो मंत्रिमंडल है वो अपने कार्यों के लिए
राज्य विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी है। विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में क्या पूछे जा सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर है जो विधानसभा है वो मंत्रिमंडल को किस प्रकार नियंत्रित करती है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो, प्रश्न पूछकर विभाग से संबंधित, प्रश्नों के बाद में पूरक प्रश्न, इसके लिए एक शून्यकाल होता है। विधानसभा की जब बैठकें होती हैं तो एक निश्चित टाइम होता है जिसमें शून्यकाल होता है। शून्यकाल में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न काल में पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, यह एक नई बात पिछले से टॉपिक से हम अलग बता रहे हैं। यह प्रश्न क्या बनता है, यह आपको सीखना है कि जो राज्य विधानसभा या राज्य का जो विधानमंडल है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार स्थापित करता है, या कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए विधानसभा या विधानमंडल किन साधनों का प्रयोग करती है। तो देखो, प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, इनके माध्यम से वो विधानसभा को नियंत्रित करती है। अब विधान परिषद के सदस्य भी संबंधित मंत्रियों से संबंधित जो विभाग है उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध जो भी एक अविश्वास प्रस्ताव है, वो भी विधानसभा है वो अविश्वास प्रस्ताव पास कर सकती है, जिसके कारण मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागना होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव वो लिख सकते हैं इसमें। तो यह कार्यपालिका शक्ति में एक और नया नाम अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव है वो थोड़ा आपको समझना चाहूंगा। जब विधानसभा में जिस दल की सरकार है उसके खिलाफ विपक्ष के सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं तो सरकार बीच में गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का मतलब है जब उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं होता है। तो जब बहुमत नहीं होगा तो सरकार 5 साल से पहले ही गिर जाती है। तो इसे अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। जैसा कि हाल ही में हमने देखा कि भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री थे, परंतु जब उनके पास आवश्यक बहुमत नहीं रहा, यानी कांग्रेस के ही कुछ सदस्यों ने अपने पार्टी के खिलाफ क्या कर दी, बगावत कर दी। इस कारण वहाँ की सरकार बीच में गिर गई और शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सरकार बनाने में कामयाब हुए। शिवराज सिंह चौहान है वो मध्य प्रदेश के क्या बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब अगली हमारी शक्ति है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति 4। संविधान, ये बिंदु हम पहले लिख चुके हैं। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति का उल्लेख है पहले भी किया जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में बदलाव किया जा सकता है। तो बदलाव के 3 तरीके हमने पहले देखे, जिसका जो अंतिम तरीका था कि जब संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों में परिवर्तन करना हो तो संसद के दोनों सदनों का 2/3 बहुमत के साथ साथ आद्य राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति क्या आवश्यक है। यह बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि संविधान के कुछ ऐसे भाग या कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें परिवर्तन के लिए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के साथ साथ राज्य जो विधानमंडल है उनकी स्वीकृति भी आवश्यक है। अगर आधे राज्यों के विधानमंडल उसको स्वीकृति देते हैं तो ही उसमें परिवर्तन होता है। खास बात यहाँ पर यह है कि संविधान संशोधन संबंधी विधेयक है वो संसद में ही प्रारंभ किए जाते हैं, न कि विधानमंडल में। संसद द्वारा जो संविधान का संशोधन किया जा रहा है और उसमें अगर राज्य विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उनकी यहाँ पर ये मतलब भूमिका हो जाती है। अब निर्वाचन संबंधी शक्ति, लास्ट शक्ति है इसकी, निर्वाचन संबंधी शक्ति। शक्ति नंबर 5 होगी यहाँ पर। शक्ति नंबर है 5। शक्ति नंबर 5 में हम निर्वाचन संबंधी शक्ति देखेंगे। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि देश के राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो चौथा हमारा जो बिंदु जो अभी हमने हाल ही में पूरा किया है
वो था संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन की शक्ति। और अंतिम जो शक्ति हम पढ़ रहे हैं नंबर 5 पर, वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति, ये मोस्ट है थोड़ी। तो राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जब चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि भारतीय राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 54 की चर्चा हमारे पहले हो चुकी है। इसलिए आपको समझना है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचन में किसका नाम लिखेंगे? भारतीय राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं भाई। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है, विधानसभा की जो निर्वाचन संबंधी शक्ति है तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यह मोस्ट है भाई, देखना, राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। मोस्ट बात यहां पर यह है कि राजस्थान में 200 विधानसभा सदस्य हैं, वो राज्य सभा के 10 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। 10 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो नंबर 3 बात निर्वाचन संबंधी शक्ति में क्या आई? विधानसभा सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, का निर्वाचन करते हैं। तो निर्वाचन संबंधी शक्ति यह हो गई। अब हम थोड़ा सा टॉपिक को और बढ़ाते हैं क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी छोटी रह गई। टॉपिक को बढ़ाने के लिए हमें प्रकरण थोड़ा जो चेंज करना पड़ेगा। अब हमारा प्रकरण होगा राज्य की कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका जो है उसका विस्तार से वर्णन हम कल करेंगे, परंतु थोड़ा हो जाएगी अभी करने में। तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका समझना है कि जिस प्रकार हमने केंद्र की कार्यपालिका में क्या पढ़ा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से मिलकर क्या बनती है? राज्य की कार्यपालिका बनती है। तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका किससे मिलकर बनेगी? सबसे पहले क्या आ जाएगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मिलकर किसका निर्माण करते हैं? राज्य की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं।
समझने की बात है। हमने देखा था पिछले बार संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां, केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, परंतु यहाँ पर है राज्य सरकार जब चल रही है तो राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल में निहित होती हैं। तो राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्य में भी संस्थात्मक शासन व्यवस्था है वो अपनाई गई है और इस संस्थात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री है वो वास्तविक प्रधान होता है। देखेंगे ये भूमिका चल रही है कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद से मिलकर बनती है और राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक जो मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है उसके द्वारा उसका निर्माण होता है। संविधान के द्वारा राज्य में भी क्या है, संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और संस्थात्मक शासन प्रणाली अपनाए जाने के कारण इस संस्थात्मक शासन व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक क्या होता है, प्रधान होता है, जबकि मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद है वो राज्य की क्या होती है, वास्तविक प्रधान होती है। अब राज्य का वैधानिक प्रधान कौन, राज्यपाल। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, राज्यपाल के बारे में। अब जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति में राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के प्रसाद का मतलब इच्छा होगी, यहाँ पर हिंदी का मामला है, प्रसाद हो जाए, महल हो जाए, प्रसाद इच्छा हो जाए, तो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर जो राज्यपाल है उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति है और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसकी नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो इनका कार्यकाल कितने वर्ष हो गया, 5 वर्ष के लिए की जाती है। परंतु अगर देश का राष्ट्रपति चाहे तो इसे 5 वर्ष पहले भी पद से हटा सकता है, क्योंकि यहाँ पर नाम प्रसाद लिख दिया, प्रसाद यानी इसकी इच्छा के अनुसार। लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। 5 साल की आवश्यकता नहीं है। कई बार जब नया राज्यपाल नहीं बने तो वह पूर्ववर्ती राज्यपाल ही वह 5 साल बाद भी कार्य कर सकता है। राज्यपाल को उसकी कार्य अवधि 5 वर्ष पूर्व ही देश के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में उसका क्या किया जा सकता है, स्थानांतरण। यानी जैसे राजस्थान का राज्यपाल है उसको मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, बिहार या मान लेते हैं पंजाब राज्य में भी यानी स्थानांतरित किया जा सकता है। राज्यपाल यदि चाहे तो समय से पूर्व यानी 5 वर्ष पहले भी क्या दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के रूप में स्वस्थ परंपरा। अब है इसका ही बिंदु, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपरा स्वस्थ परंपरा क्या है कि संविधान के लागू होने के बाद नई नई परंपराएं उत्पन्न हुई। नंबर फर्स्ट, राज्यपाल जिसकी नियुक्ति जिस राज्य में की जा रही है वह उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए।
उस राज्य का क्या नहीं होना चाहिए, नागरिक नहीं होना चाहिए, नागरिक नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को जिस भी राज्य में नियुक्त किया जा रहा है, संविधान के अनुसार तो ऐसी बात नहीं लिखी गई है, परंतु समस्त परंपराएं अपने आप ही विकसित हुई। तो ये एक परंपरा बन गई है कि राज्यपाल जब भी नियुक्त किया जाता है तो वह उस राज्य का नागरिक नहीं होता, दूसरे राज्य का नागरिक होता है। नंबर 2 बात, राज्यपाल की नियुक्ति के समय उस राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाता है, परामर्श लिया जाता है। तो ऐसी 2 समस्त परंपराएं हैं और विकसित हुई हैं। तो हम पद की योग्यताएं के बारे में देखें तो राज्यपाल के पद की क्या होगी, योग्यता। योग्यता सेम राष्ट्रपति वाली है भाई। पहली तो हो गई वह भारत का नागरिक हो, भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक। और 2 नंबर हो गई, महत्वपूर्ण बात है, उसकी आयु 35 वर्ष हो, 35 वर्ष हो, वह राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं हो। तो ऐसी उसके अंदर योग्यताएं बताई गई हैं। खासतौर पर यह बात कही जाती है कि राज्यपाल वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये राज्यपाल की पद की योग्यताएं थी। तो इसके बाद में उसको वेतन भत्ते, राज्यपाल को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, उसे निःशुल्क आवास, निःशुल्क हवाई यात्रा एवं अन्य विशेष प्रकार की सुविधाएं भत्ते आदि मिलते हैं। प्रति महीने उसे 2,50,000 रुपये वेतन मिलता है। इस प्रकार राज्यपाल को ये वेतन भत्ते मिलते हैं। तो हमारा ये आज का टॉपिक पूरा हुआ। कल हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।